सो हाई एवरीवन, दिस इज अ सीरीज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसके बाद शायद एक या दो लेक्चर्स में और भी बनाऊं पोस्ट मॉडर्निज्म पे। तो आज मैं इसमें राइटर्स को डिस्कस करूंगा, राइटर्स को नहीं, एक सिंगल राइटर को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बाकी जो दो तीन राइटर्स और बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज हमारे पास जो बंदा है, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। दिस पर्सन वाज एसोसिएटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। और भी दो तीन लोग हैं, उनको भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो ही वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर, फ्रेंच लिटरेरी थियरिस्ट भी कह सकते हैं, फिलोसोफर भी था, सोशियोलॉजिस्ट भी था। ये सारी इसमें बंदे में खासियत थी। तो जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड का क्या है कि कुछ इसके दो तीन कंसेप्ट है, दो तीन बुक्स है। थोड़ा सा ये किस बारे में बात करता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स, he was against these things, he was in opposition of these things। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी, ठीक है, और जनरलिटी। अभी मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा क्या है। तो क्या हुआ था कि मैंने पिछली वीडियो में, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इस पे पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही आपको पोस्ट मॉडर्निज्म उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आ सकता है। तो इसमें जो बात करता है, ये कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम में क्या हुआ कि लोग जो है मेटा नैरेटिव्स की तरफ जाने लगे। अब मेटा नैरेटिव्स क्या चीज है? मैंने बताया था मेटा जहां भी लगता है उसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब कि बहुत ही ऊपर लेवल में जाके हम जब कोई चीज करते हैं। तो नैरेटिव्स की भी नैरेटिव्स वो हो गई मेटा नैरेटिव्स। अब मेटा नैरेटिव का मतलब ग्रैंड नैरेटिव भी कहते हैं इसे, ग्रैंड नैरेटिव, इसे ग्रैंड नैरेटिव भी कह सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत बड़ी कोई स्टोरी, बहुत बड़ा कोई टॉपिक, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई थ्योरी ऑफ जैसे रिलेटिविटी है, उस तरीके से कोई बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाके जब एक बहुत लंबी लार्ज स्टोरी जो होती है, एक बहुत ही बड़ा नैरेटिव, कोई मान लो आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप ये बताना चाहते हो कि साइंस से सब कुछ संभव है ना, या फिर आप ये बताना चाहते हो कि देयर इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट में लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत थी उस वक्त में। तो लोग क्या थे कि टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा जा रहे थे, साइंस की तरफ ज्यादा जा रहे थे, और ये मेटा नैरेटिव्स कर रहे थे। बट ही वॉज अगेंस्ट द ओपिनियन दैट देयर शुड बी मेटा नैरेटिव्स, बट he said that there should be little narratives because universality। मेटा नैरेटिव्स में क्या है? यूनिवर्सलिटी। जो यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सलिटी एक सिंपल सी चीज है। जो चीज यूनिवर्सल होती है वो एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो चीज हर जगह पाई जाए, जो हर जगह मिल जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जो पर्टिकुलर चीजें होती है वो क्या होती है? पर्टिकुलर वो होती है कंक्रीट, ठीक है। यूनिवर्सल जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और पर्टिकुलर जो होता है वो कंक्रीट होता है। मान लो मैं पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल कंक्रीट होगा, मेरे सामने होगा। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं ना, उसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये, और जनरलिटी भी वही चीज है, ठीक है, यूनिवर्सलिटी, जनरलिटी। तो ये कहता है कि मेटा नैरेटिव्स जो है उससे आजकल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बल्कि लिटिल नैरेटिव्स जो होते हैं उससे कोई सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं ऐसी इतना डीप वैसे आपको जरूरत नहीं है जाने की, आपने नेट की तैयारी करनी है। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि ये बंदा पोस्ट मॉडर्निज्म का है और इसकी ये मेटा नैरेटिव्स वगैरह वगैरह की बात करता है, और ये अपोजिट में है मेटा नैरेटिव्स वगैरह के। थोड़ा सा बस इतना काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हमें स्टडी करनी है, और फालतू चीजों में हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, दिमाग में बाढ़ नहीं आनी चाहिए, किसी चीज की सुनामी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक बुक बताता हूं, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इसका सब टाइटल है अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। मेरा मार्कर खत्म होने वाला है और मैं गांव में हूं, यहां मार्कर मैं कहीं से खरीद नहीं सकता। अब एक दो दिन बाद मंगवाऊंगा कहीं से, तो खैर क्या करें, जब तक है काम चलाना पड़ेगा ना। चलो, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1979 में आया है, ठीक है।
इसको याद कर लेना। और इसमें इसने मेटा नैरेटिव्स की बात की है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और वर्क्स है, जैसे कि जस्ट गेमिंग, जैसे आजकल पबजी खेलते हैं ना, पर ये पता नहीं कौन सी गेमिंग है। जस्ट गेमिंग हो गया एक, ये भी 1979 में आया है। और द डिफरेंट, यहां लिख देता हूं, द DIFFEREND 1983, ठीक है जी। 3 वर्क्स हो गए। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979, जस्ट गेमिंग 1979 एंड द डिफरेंट 1983। तो ये वर्क्स आप याद रख लेना, कहीं भी आ सकते हैं इसके। और आप गूगल पे वैसे से 30 वर्क्स लिखे, पर सारा मैं कोई गूगल तो हूं नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहां पे उन चीजों को बता के फायदा नहीं। यहां मैं सिर्फ मेन वर्क्स की बात करूंगा, जो इसके कंसेप्ट है उनकी बात करूंगा। वो तो रट्टे मारने वाली चीज है कि आपने 20 बुक खोल ली गूगल पे, उसको रट्टे मार के याद कर लिया। तो मेरा फिलहाल ये है कि आपको बेसिक सी चीजें पता लग जाए कि ये बुक्स है, ये इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट और आता है, ये आपने सबलाइम का नाम सुना होगा ना, सबलाइम के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। उसी तरह ये फ्रैंकोस लियोटार्ड भी हमारा किसकी बात करता है? सबलाइम की। अब सबलाइम के बारे में क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। सबलाइम सिंपल सा आप इतना याद रख लो कि ये सबलाइम के बारे में भी बात करता है ना, हमें इतना ही काफी रहेगा। क्योंकि सबलाइम एक बहुत ही वास्ट चीज है, जिसके बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी बात की है ना। और एंशिएंट टाइम से सबलाइम, ऑन द सबलाइम जो बुक लिखी है, तब से लेकर ये चीज चली आई। अब सबलाइम होता क्या है? सबलाइम के वैसे कई लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहां पे इसके हिसाब से इसका क्या है कि सबलाइम एक ऐसी चीज है, प्लेजरेबल एंजाइटी है। मतलब कि मजा भी आ रहा है और दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, डर भी लग रहा है। मान लो जैसे कि आप कई बार कहीं जाते हो, बहुत घने जंगल में आप जाते हो, ठीक है। बहुत ऐसा आपने माउंटेन देखा, बिल्कुल काले रंग का, उसमें तो सारे पेड़ है ना, और इधर से उधर से जंगली जानवर की आवाज आ रही है। आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन आपको डर भी लग रहा है साथ में, ठीक है। तो सबलाइम एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये एस्थेटिक से रिलेटेड भी है। एस्थेटिक वैसे सुंदरता से रिलेटेड है, कि जब हमें बहुत ही ऐसा फील होता है, प्लेजरेबल हमारी एक फीलिंग होती है, जो कि हम एस्थेटिसिज्म में भी फील करते हैं, ऐसी चीज को देख के जिसमें बहुत सुंदरता होती है। लेकिन व्हेन वी वंडर, है ना, जब हम वंडर करते हैं किसी चीज को देख के, हम वाइल्ड में जाते हैं, हमें कोई शेर दिखता है, मजा भी आ रहा होता है उसको देख के, लेकिन डर भी लग रहा होता है, तो सबलाइम वो वाली चीज है, ठीक है। तो इसके केस में आप सबलाइम का इतना सा याद रख लो कि सबलाइम की बात करता है, थोड़ा ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको इसकी और एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है वो बता रहा हूं, द लिबिडिनल, LIBIDINAL, लिबिडिनल इकोनॉमी। द लिबिडिनल इकोनॉमी 1974 में आई है, ठीक है। लिबिडो क्या होता है? लिबिडो, LIBIDO। जब मैंने सिगमंड फ्रॉइड की वीडियो पे भी मैंने ये बताया है कि लिबिडो क्या होता है। लिबिडो होता है आपका सेक्सुअल अर्ज, ठीक है, जो कि हमारी सेक्स से रिलेटेड जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी डिजायर्स होती है, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है, वो होता है लिबिडो। तो ये लिबिडिनल उसी चीज से आया। तो इस वर्क में इसने क्या किया, कार्ल मार्क्स के भी इसमें उसकी बात की है ना। इसने सिगमंड फ्रॉइड की बात भी की है, जैक्स लगा की बात भी की है, जाइल्स डिल्यूज एंड ग्वात्री 2 बंदे थे, ये भी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के बंदे हैं। इन सब लोगों को इसने डिस्कस किया है, ठीक है। तो लिबिडिनल इकोनॉमी आप इतना सा याद रख लो कि इसका वर्क है। और लिबिडिनल इकोनॉमी एक अपने आप में एक टर्म भी हो सकती है, ठीक है, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, एक टर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है इसको, कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है। क्योंकि लिबिडिनल इकोनॉमी की इसने ही बात की है। और इसने क्या कहा है कि क्योंकि कार्ल मार्क्स फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करता है कि कई बार फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से हमें कुछ पता नहीं लग रहा होता और चीजें हो रही होती है। उसी तरह ये क्या कहता है कि जो 19th सेंचुरी में लोग थे, वो जी रहे थे वहां पे, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का भी वो एक हिस्सा थे, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से नहीं था, फॉल्स कॉन्शियसनेस वगैरह उसकी वजह से कुछ नहीं था, वो थी उनकी लिबिडिनल एनर्जी जो थी, उसकी वजह से वो सब हुआ था। तो ये आप इतना सा मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है, सबलाइम, लिबिडिनल इकोनॉमी, मेटा नैरेटिव्स, ग्रैंड नैरेटिव्स, मेटा नैरेटिव्स, यूनिवर्सलिटी, उस चीज की बात, और पोस्ट मॉडर्न की बात ये काफी करता है। 1970s में ये जो इंसान है, ये पोस्ट मॉडर्न का काफी बात करता था, और ये इस पे पहले ये और चीजों में इंडल्ज था, लेकिन बाद में ये पोस्ट मॉडर्न स्टडीज में इसने हिस्सा लिया और उसमें इन्वेस्ट किया इसने अपना टाइम और मेहनत, जो कुछ भी है, ठीक है। तो
और लोग इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपको छोटे मोटे, इतना छोटा मोटा तो नहीं है, मोटा राइटर है, पर यह है कि इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर तो मैं इसकी पूरी थ्योरी समझाने लग गया तब तो मुझे भी कई दिन लग जाएंगे उसको पढ़ने में, समझने में, और आपको समझाने में भी कई दिन लग जाए, लेकिन वो हमारे काम का है नहीं। ठीक है, हमारे काम की सिर्फ ये डिटेल्स है जो मैंने बताया। अगर आप इसकी और बुक्स भी आप देख सकते हो गूगल करके, 30 बुक्स के अराउंड इसने लिखी है, तो उनको भी आप देख सकते हो। उनको याद करना है, रट्टा मारना है, आपने उसमें रट्टा मार लो, आपके क्या पता यूजीसी नेट में कहीं भी मैचिंग में आ सकता है कुछ भी, है ना। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि मैं लेक्चर्स अच्छे देता हूँ, मेरी चीज़ें समझ आती है, हालांकि मैं गरीब सा आदमी हूँ, छोटा सा मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ। लेकिन जितना भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंटेंट बनाऊँ, जितने टाइम बाद, कई बार 2-3 महीने बाद भी। मेरा वैसे मैं आजकल तो मैं रेगुलर हूँ फिलहाल, क्योंकि आजकल मुझे टाइम मिला है, वेकेशंस चली है, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने ये बोर्ड रखा है, इससे ही काम चला रहा हूँ फिलहाल। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है ठीक है, लोगों को बताओ, आपके कोई ग्रुप्स बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं लिटरेचर के, स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे शेयर करो, है ना। और ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि आज के टाइम में जब मैं भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था तो यूट्यूब पे बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी जो वीडियोस बनाते हैं, अच्छी कोचिंग, 2-4 लोग ही है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और वो 2-4 लोग कौन है वो आज सभी लोगों को पता है ना, वो बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा तो उनसे कुछ नाता है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, उनमें से कई लोगों की वीडियोस देख के हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, हम भी उनको देख देख के, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। ये रोल्स होते हैं लोगों के, जो एक दूसरे से सीख के इंसान आगे चलता है। बचपन से जब से हम पैदा हुए हमने एक दूसरे से ही सीखा है ना, दूसरे की नकल कर करके ही सीखा है, माँ बाप की या किसी की भी की। तो नकल करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अच्छी चीज़ की नकल कर रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।